हेलो एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रिपोर्ट्स और इंडिसेस के बारे में बताऊंगी जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुका है। अब देखिए, प्रीलिम्स में हार्डली 10 दिन बचे हैं और इंडिसेस और रिपोर्ट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे लेके ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट को एक फोमो होता है, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। हर एस्पिरेंट को लगता है कि यार ये टॉपिक हमने ठीक से नहीं पढ़ा, कहीं यूपीएससी इसमें कुछ ऐसा ना पूछ ले जो रिपोर्ट हमने ना पढ़ी हो। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचिए, हर साल नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे इतनी सारी रिपोर्ट्स और इंडिसेस आती हैं कि हर एक रिपोर्ट की हर एक डिटेल को कवर करना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। प्लस इतनी रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी इतना हाई नहीं है। देयर इज हार्डली वन क्वेश्चन एवरी ईयर, एंड एवरी ईयर तो आता भी नहीं है, लास्ट 2 ईयर से तो आया भी नहीं है। 2023 और 2024 में इंडिसेस और रिपोर्ट पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था। द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव सीन वाज इन 2022। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कहाँ पे कितना एफर्ट लगाना है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंडिसेस बताऊंगी जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। अब अगर यही वाले इंडिसेस रिपीट होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यूपीएससी में रेपिटेशन रेट इज हाई, यूपीएससी में टॉपिक्स और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो अगर जो इंडिसेस वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं उन्होंने उसी में दोबारा सवाल कर लिया तो वो हमें गलत नहीं करना है। देखिए, सारे इंडिसेस तो कोई एस्पिरेंट नहीं पढ़ के जाता, लेकिन जो वो पूछ चुका है यूपीएससी उसमें से अगर हमारा क्वेश्चन गलत होता है सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वी नीड टू एंश्योर कि जो वो पूछ चुके हैं वो टॉपिक्स हमें अच्छे से आते हों, और इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं इंडिसेस और रिपोर्ट्स के बारे में बताऊंगी। सो दीज आर द 9 इंडिसेस जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कौन सी रिपोर्ट, कौन सा इंडेक्स किस साल में पूछा है, इट इज बीन क्लियरली मेंशन्ड। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट रिपोर्ट इज द वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। सी टू बी ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन जब 2022 में आया था तो द क्वेश्चन वाज क्वाइट डिफिकल्ट। इस रिपोर्ट के बारे में हार्डली किसी ने सुना था, और अगर आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे तो रिपोर्ट्स और इंडिसेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली पब्लिशिंग अथॉरिटी से रिलेटेड होते हैं कि XYZ रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच अथॉरिटी। इसकी भी ये भी जो क्वेश्चन आया था, इट वाज समवट ऑन दोज लाइंस। सी, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स इन इट। फर्स्ट, दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूनेस्को ऑन बिहाफ ऑफ UN वाटर्स। नाउ इफ you'll have a closer look at the screenshot, you will realize that it is actually published by the UN water। लेकिन UN water इस रिपोर्ट को डायरेक्टली पब्लिश नहीं करता। UN water comes under United Nations, UNESCO also comes under United Nations, so it is actually the UNESCO which is publishing the report on behalf of UN waters। Secondly, जो हमें इसमें जानना है वो ये है कि इस बार की जो रिपोर्ट थी, जो 2025 की रिपोर्ट हम देखेंगे, दिस रिपोर्ट was about mountains and glaciers। it was about mountain and glaciers water towers। अब आप खुद सोचिए, इस रिपोर्ट में माउंटेन्स और ग्लेशियर्स को लेके ऐसा क्या लिखा होगा जो आपको ना पता हो। हमने पूरे साल क्लाइमेट चेंज पढ़ा है, हमें पूरे साल हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, आर ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, आइस कैप्स आर मेल्टिंग, देयर इज कोस्टल फ्लडिंग, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट रेफ्यूजीज, है ना। तो आप खुद सोचो, ये इस रिपोर्ट में ऐसा क्या अलग बता देंगे। अरे जब ग्लेशियर से रिलेटेड है तो आप यही तो बताओगे ना कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो यही सब चीज़ें इस रिपोर्ट में भी मेंशन्ड है, इसमें कुछ अलग नहीं मेंशन्ड है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट की हेडिंग पढ़ के ही डिसाइफर कर लेनी होती है कि क्या ही लिख देंगे ऐसा जो मुझे ना पता हो। क्लाइमेट चेंज के बारे में ही लिख दोगे आप कि भाई ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और कोस्टल फ्लडिंग है, और यही सब चीज़ें इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है। सो इस टॉपिक के लिए हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली, दैट इट इज़ पब्लिश्ड बाय यूनेस्को ऑन बिहाफ ऑफ UN वाटर्स, एंड सेकेंडली द रिपोर्ट इज अबाउट माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। So the next report is the Global Competitiveness Index. This is a very important index because it is published by World Economic Forum. Generally जो भी indices और reports World Economic Forum publish करता है या World Bank publish करता है वो in general important है, और क्योंकि ये तो already UPSC पूछ चुके हैं 2019 में, so this becomes all the more important। अब इस रिपोर्ट का कोई लेटेस्ट एडिशन अभी नहीं आया है, तो हम इसकी रैंकिंग और इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि लेटेस्ट एडिशन नहीं आया है। लेकिन देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड वांट टू हाईलाइट, दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट। नाउ हियर इज द डिफरेंस।
ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स इज नॉट द सेम एज द वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट। यूजुअली क्या है, हम एग्जाम में कंपेटिटिवनेस वर्ड पढ़ेंगे और हम थोड़ा सोच लेंगे कि यार ये तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाली रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है। कंपेटिटिवनेस पे भी दो रिपोर्ट्स हैं। वन इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड द सेकेंड वन विच इज द वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स or the world competitiveness report is published by IMD. IMD here is not ये meteorological department वाला IMD नहीं है, this is International Institute for Management Development। तो इस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। इसको लर्न करने का जो आप टेक्निक बना सकते हैं वो ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वर्ल्ड जो वर्ड आ रहा है वो वर्ल्ड है, ठीक है, और वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट में भी वर्ल्ड आ रहा है। तो बस आप ऐसे सोच लो कि दोनों वर्ल्ड साथ में नहीं होने चाहिए। अगर वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं होगा। दोनों में वर्ल्ड ये जो वर्ड है ये नहीं आना चाहिए। अगर दोनों में आ रहा है तो गड़बड़ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिशेस द ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट रिपोर्ट इज द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है ये हम सब ने पॉलिटी में पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ इज बेसिकली द प्रिविलेंस ऑफ लॉ, दैट इट इज द लॉ दैट प्रिवेल्स, इट इज द लॉ दैट डोमिनेट्स, देयर इज नोबडी दैट कैन सरपास लॉ और कैन सुपरसीड लॉ। हमने ये पढ़ा है। अब ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पॉलिटी से रिलेट होता है, हमें पता है। और अगर आप इसकी पब्लिशिंग अथॉरिटी देखेंगे विच इज वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, अब जस्टिस वर्ड भी आ रहा है ना, जस्टिस भी जुडिशरी से रिलेटेड है, जुडिशरी भी हम कहीं ना कहीं पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके एक अपने लिए आप देखिए कि आपको कैसे मेमोराइज, आप किस तरीके से उसको याद रख पा रहे हैं। मैं ऐसे याद रखती हूँ, दिस इज माई वे ऑफ लर्निंग एंड आई एम जस्ट शेयरिंग इट विथ यू कि आप भी चाहें तो आप ये टेक्निक का यूज़ करके इसको याद रख सकते हैं। सो द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। India has been ranked 49th out of 142 country. Again, of course, not a very good ranking. And the rule of law has declined globally for 7th year in a row. अब अगर यूपीएससी आपसे पूछ ले, मान लीजिए वो इसी को थोड़ा सा चेंज कर दें, that the rule of law has shown a significant improvement in this year's rule of law index. So the statement will become wrong because पिछले 7 सालों में rule of law कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है ग्लोबली, और इंडिया में भी जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है व्हेन इट कम्स टू द अबाइडेंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न। मूविंग ऑन, वी हैव द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, अगेन पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट रिपोर्ट इज Global Gender Gap Index, again a very important index. Why? Because it is published again by World Economic Forum. तो हमने इससे पहले कौन सी पढ़ी थी कि किस कंट्री में मेल और फीमेल्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन कितना कम है, बेसिकली विमेन कितनी एम्पावर्ड हैं किसी कंट्री की। जितनी ज़्यादा विमेन एम्पावर्ड होंगी उतनी ज़्यादा जेंडर गैप वहाँ पे कम होगा। तो इसके जो 4 क्राइटेरिया हैं, अगेन आई वुड से दीज आर वेरी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। आप खुद सोचिए, अगर आपको किसी सोसाइटी में ये डिटरमाइन करना हो कि वहाँ पे जेंडर गैप कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो आप किन पैरामीटर्स पे करेंगे? सबसे पहले तो आप देखेंगे कि भाई वहाँ पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है, कितनी विमेन है जो एक्चुअल में काम पे जाती हैं, हु आर अलाउड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स। सेकेंड इज एजुकेशनल अटेनमेंट, ऑफकोर्स कितनी लड़कियाँ हैं जो स्कूल जा पा रही हैं। थर्ड इज हेल्थ एंड सर्वाइवल। फोर्थ इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इंडिया में अगर आप देखें तो जनरली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट विमेन का इतना नहीं है, क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, विमेन का पार्टिसिपेशन और विमेन का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी, आई वुड से वेरी लॉजिकल। इसे आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर आपको किसी सोसाइटी में मेजर करना हो जेंडर गैप, तो आप भी तो यही क्राइटेरिया अपनाओगे। आप ऐसा क्या और अलग क्राइटेरिया यूज़ कर लोगे? तो उसी तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी इन्हीं 4 क्राइटेरिया का यूज़ करता है। इंडिया में अगर हम बात करें, सो द स्कोर हैज़ बीन 68.5%। इसका मतलब है कि 31.5% अभी भी जेंडर गैप है, एंड 31.5% बहुत होता है एज ए जेंडर गैप। टॉप 3 कंट्रीज आर आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। ये कंट्रीज तो दीज आर द नॉर्डिक नेशंस। हमेशा ही ये कंट्रीज को हमने देखा है, दीज आर द वंस जो हमेशा टॉप पे होती हैं इस तरीके की रैंकिंग पे। एंड व्हाट अबाउट इंडियाज रैंकिंग? सो इंडिया
is 129th out of 146 and it has slipped 2 places. So definitely it is not something which is very welcoming. It is not something that we can be very proud of. एंड वन मोर थिंग, जब मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ ये वाला इंडेक्स, तो एक और कॉन्सेप्ट है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि इस तरीके की जो रिपोर्ट्स होती हैं दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग योर मेंस एग्जाम. अगर आप सोसाइटी या विमेन पर कोई क्वेश्चन आ जाता है GS1 में, तो आप इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आप ये लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, विमेन का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने इस चीज़ को बैक कैसे करेंगे? आपको कुछ फैक्ट देना पड़ेगा ना अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इस टाइप के इंडिसेस, ये जो फैक्ट हैं कि इट इज़ 129th, ये सब चीज़ें बहुत काम आएंगी आपके लिए. तो आप ऐसे मत सोचिए कि ये आप अगर आप रट लेंगे तो सिर्फ प्रीलिम्स तक काम आएगा, ये आपको मेंस में भी काम आएंगी. ओके, सो वी आर डन विद दिस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंडेक्स विच इज़ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट. Global Hunger Index, again the word hunger is there. It is published by Concerned Wild Patch. So our next report is the Global Hunger Index report published by Concerned Worldwide. Published by Concerned Worldwide and Welthungerhilfe. Now this is a German word. ये जो now what is India's ranking in this? So India's ranking is 105 out of 127 nations. Not very good again. Now what are the 4 indicators? मैक्सिमम इंडिकेटर्स जो हेल्थ इंडेक्स में हैं, 4 इंडिकेटर हैं. चारों इंडिकेटर कहीं ना कहीं चिल्ड्रन से रिलेटेड हैं. पहला है अंडर नरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग विच इज लो हाइट टू एज रेशियो. चाइल्ड स्टंटिंग, लो हाइट टू एज रेशियो, कि हाइट की एज के हिसाब से किसी बच्चे की हाइट कम रह जाए, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड स्टंटिंग. चाइल्ड वेस्टिंग इज जब हाइट के हिसाब से कुछ बच्चों का वेट कम होता है, कि उनकी हाइट तो अच्छी है लेकिन हाइट के हिसाब से उनका वेट कम है, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड वेस्टिंग. एंड चाइल्ड मोर्टैलिटी, चाइल्ड मोर्टैलिटी इज, यहाँ पे जो चाइल्ड मोर्टैलिटी है इसमें अंडर 5 ईयर्स, 5 साल से कम उम्र के जिन बच्चों की डेथ हो जाती है उसको हम चाइल्ड मोर्टैलिटी में कंसिडर करते हैं. सो व्हाट आर द 4 इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट? रिपीट आफ्टर मी. फर्स्ट इज अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग मतलब कि एज के हिसाब से हाइट कम रह जाना, चाइल्ड वेस्टिंग मतलब हाइट के हिसाब से वेट कम रह जाना, एंड चाइल्ड मोर्टैलिटी. ओके, now our next report is the Global Financial Stability Report. Global Financial Stability Report is published by IMF, which is International Monetary Fund. Now I will tell you a very good technique to remember it. अभी हमने रिसेंटली देखा कि IMF ने $1 बिलियन का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को दिया. अब इस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट थी. सब लोग बोल रहे थे कि भाई पाकिस्तान इस तरीके से सीज फायर वायलेट कर रहा है, उसने टेररिस्ट अटैक किया जो अभी पहलगाम में हुआ, एंड स्टिल IMF इज़ प्रोवाइडिंग अ बेल आउट पैकेज. अब हम उस डिबेट में नहीं घुसेंगे, लेकिन आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि IMF हैज़ बीन अंडर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म. IMF हैज़ बीन अंडर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म दीज डेज. तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अब IMF ने पाकिस्तान को इसीलिए तो बेल आउट पैकेज दिया ना, क्योंकि पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाज एट स्टेक. पाकिस्तान फाइनेंशियली स्टेबल कंट्री नहीं है, इसीलिए तो पाकिस्तान ने उसको बेल आउट पैकेज दिया. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वर्ड का यूज करके, सो सॉरी 1 मिनट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड IMF को आप कनेक्ट करिए. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से आपको पाकिस्तान को याद करना है कि पाकिस्तान भाई फाइनेंशियली स्टेबल कंट्री नहीं है, इसीलिए IMF ने उसको बेल आउट पैकेज दिया $1 बिलियन का, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट पाकिस्तान इज कॉन्स्टेंटली स्पॉन्सरिंग टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया, but yet IMF is providing it bailout packages. Now we will not enter into the debate कि वो कितना सही है कितना गलत है, हमें ये रिपोर्ट याद रखनी है. तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जैसे ही वर्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए आपको याद आना चाहिए कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए IMF ने बेल आउट पैकेज दिया. तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द IMF. One thing that is very unique about this report is it is published twice a year. It's a biannual, in April and in October. This is important for you to know. इसको please mark कर लें important and remember this. And next, okay, now we'll move on to the next index, which is
द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये इंडिया का नेशनल लेवल का इंडेक्स है. दिस हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी वंस. So it is published by the Office of Economic, one second please, yes, it is published by the Office of Economic Advisor under Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. ठीक है. अब इसमें 8 इंडस्ट्रीज को टोटल कंसिडर किया जाता है. आपको ना तो सिर्फ इंडस्ट्री के नाम याद रखने हैं, बट आपको इनका वेटेज भी याद रखना है कि किस इंडस्ट्री का कितना वेटेज है इस इंडेक्स में. आई नो इट इज़ डिफिकल्ट टू मेमोराइज, आई नो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ये प्रॉबिलिटी है कि यूपीएससी इसको पूछ ले. सो व्हाट आर द 8 इंडस्ट्रीज? वी स्टार्ट विथ रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स. ठीक है, इसको प्लीज़ याद कर लें. द बेस्ट वे आई फील टू रिमेंबर इट इज़, इसको आप किसी स्टिकी नोट पे लिख लीजिए और अपने स्टडी टेबल के पास लगा लीजिए. एक बार में तो देखिए नहीं याद होंगी 8. तो आप क्या करेंगे, आपको जब मौका लगे बस एक बार आप देखते रहिए, चलते फिरते. जब आप सुबह अपनी स्टडी टेबल पे बैठे हैं तो जस्ट 2 मिनट निकाल के फटाफट एक बार रिवाइज कर लें. एंड इट इज़ नॉट जस्ट फॉर दिस, इसको आप इस पूरी पीडीएफ के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को, क्योंकि इतनी जल्दी सारी इंडस्ट्रीज नहीं मेमोराइज कर पाएंगे आप. तो दिस वुड रियली हेल्प यू. अगर आप पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर होकर चलेंगे, आप इसको हर जगह स्टिक कर लेंगे, तो आपको धीरे धीरे 10 दिन में एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी जो रिपोर्ट्स हैं, और आप वहाँ ऑप्शन देख के गेस कर पाएंगे कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, सो दीज आर द लास्ट 2 दैट वी नीड टू स्टडी. द फर्स्ट इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप. अब इसमें जो ये 2 इसके आई वुड से की फाइंडिंग्स हैं, मैं आपको ये नहीं बताती क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही मुझे लग रहा है फैक्चुअल डेटा है, लेकिन क्योंकि ये PIB में आया था, इसीलिए इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू एटलीस्ट जस्ट गो थ्रू देम वंस. डोंट लर्न इट बट जस्ट गो थ्रू देम वंस. तो जो 2 फाइंडिंग्स है वो ये है कि सबसे पहली फाइंडिंग, एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. तो इसमें भी यही बात बोली गई है कि आने वाले सालों में भी, आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में भी इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. एंड सेकेंड, जो इसमें ग्रोथ रेट बताया है वो बताया है 6.7 का, कि इंडियन इकोनॉमी 6.7% एनुअली से ग्रो करेगी. ठीक है. नेक्स्ट एंड द लास्ट रिपोर्ट दैट वी नीड टू डू इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट. Again, the publishing authority is IMF and it is also biannual in nature. अब अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, IMF की 2 रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ाई हैं. एक मैंने आपको बताई ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, IMF ने बेल आउट पैकेज दिया. तो इस तरीके से आप इस रिपोर्ट को याद करेंगे. ये रिपोर्ट भी साल में 2 बार आती है, अप्रैल एंड अक्टूबर. और ये दूसरी रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई है IMF की, ये भी 2 बार आती है. This is also published twice a year, October and April. So this is also something that you should learn. With this, we have done all the 9 indices and reports that UPSC has asked. अब मैं आप लोगों के लिए एक बोनस patch. Okay, so with this, we have ended our lecture. हमने वो सारी रिपोर्ट्स और सारी इंडिसेस कवर कर लिए हैं जो यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में पूछी. जो भी पैच, ये पूरा हटा देना पार्ट. सो विद दिस वी कंक्लूड आवर लेक्चर. जितनी भी इंडिसेस और रिपोर्ट्स यूपीएससी ने पूछी हैं, हमने उन सबको कवर कर लिया है. एंड नाउ अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सो देयर इज़ अ लिंक टू अ PDF. ये जो PDF से मैंने आपको पढ़ाया है, इसका लिंक तो आपको मिलेगा ही. इसके अलावा आपको एक और PDF का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने आपको 5 बोनस क्वेश्चंस दिए हैं. ये क्वेश्चंस जो आपने अभी इंडिसेस पढ़े हैं, ये उसी से रिलेटेड है. सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं. द क्वेश्चंस आर फेयरली सिंपल. इट इज़ इन लाइन विद व्हाट यूपीएससी आस्क्स. तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुना है. ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड आई रियली होप कि आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए. एंड डू लेट मी नो आपको और कौन सी वीडियो, आप किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहेंगे जो आपको लगता है कि आपके अपकमिंग प्रीलिम्स में आपकी हेल्प कर सकता है. थैंक यू वेरी मच.